अब मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई हूँ। अब जो कुछ भी तुम्हारा था वह सब मेरा है। फिर वाणी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए अपने घर चली गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और छाया कहाँ है? पिताजी, मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। अब वह हमारे बीच कभी नहीं आएगी। ये क्या हो रहा है बेटी? अगर किसी को पता चल गया तो वह हमारे साथ क्या करेगा? हाँ बेटी, वह मेरी भी औलाद थी। अगर लोगों को पता चला कि तुमने अपनी सगी बहन के साथ ऐसा किया है तो वे हमारे बारे में क्या कहेंगे? मुझे अब किसी की परवाह नहीं है पिताजी। मैंने जो कर दिया सो कर दिया। अब आपको जो करना है कर लीजिए। वाणी कमरे में चली जाती है। तभी रघु की आंखों के सामने उसके पुराने दिन घूमने लगे। एक दिन रघु अपनी पत्नी सुजाता और 5 साल की बेटी वाणी के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति एक मासूम सी बच्ची को लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये बच्ची तुम रख लो और इसकी परवरिश करो। पूरे 20 साल बाद मैं इसे लेने आऊंगा। इसकी परवरिश के बदले तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बिता सकोगे। लेकिन यह बच्ची कौन है और इसे मैं ही क्यों रखूं? बस इतना समझ लो, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है। अगर अपने बुरे दिन खत्म करना चाहते हो तो इसे अपने पास रख लो और कोई सवाल मत पूछो। फिर केशव रहस्यमयी तरीके से हंसते हुए वहाँ से चला गया। इसे रख लेते हैं। वैसे भी ये मासूम बच्ची है। हमारी पहले से एक बेटी है ही। इसे भी पाल लेंगे और जो धन मिलेगा हम उससे अपनी सारी तकलीफें दूर कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। फिर रघु उस बच्ची को अपने घर ले आता है और दोनों बच्चियों की परवरिश करने लगता है। देखते देखते छाया बड़ी हो गई। एक दिन छाया और वाणी घने जंगल की ओर जा रही होती हैं। जल्दी चलो छाया, बहुत देर हो रही है। मुझे आशुतोष से मिलना है। फिर कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन वाणी, अगर पिताजी को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। हमें घर लौट जाना चाहिए। चुप रहो और जितना कहूँ उतना किया करो। बस थोड़ी दूर और चलो, वह मेरा इंतजार कर ही रहा होगा। फिर दोनों आगे बढ़ती हैं और कुछ ही देर में तालाब के किनारे पहुंचती हैं, जहां आशुतोष पहले से बैठा इंतजार कर रहा था। वाणी, आने में इतना समय क्यों लगा दिया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तुम आज अपने पिताजी से हमारी शादी की बात करने वाली थी ना? उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी ना? माफ कर दो वाणी, मैंने बात तो की ही थी, लेकिन पिताजी हमारे रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हुए। फिर भी मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने साफ कह दिया कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। इसी बात पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपना घर, जमीन सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। अब चलो हम शादी कर लेते हैं और अपना नया जीवन शुरू करते हैं। नहीं आशुतोष, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार इसीलिए किया था क्योंकि मैं ठाकुर परिवार की बहू बनना चाहती थी, किसी गरीब के साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं। मुझे गरीबों से नफरत है। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम ये कैसी बात कर रही हो वाणी? तुम तो मुझसे बड़े बड़े वादे करती थी, साथ जीने मरने की कसमें खाती थी, पर आज तुम मुझे पैसों के लिए ठुकरा रही हो। देखो, वादे और कस्में ठीक हैं, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए पैसा जरूरी होता है। अब मुझे तुमसे और मिलने का मन नहीं है। मुझे जाना होगा। फिर वाणी वहाँ से चली जाती है और छाया भी उसके पीछे जाने लगती है। वाणी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम आशुतोष से सच में प्रेम करती हो। उसे एक मौका दो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ चुका है। चुप रहो। अगर तुम्हें मैं इतना पसंद है ना तो तुम ही उससे शादी कर लो, लेकिन मैं किसी भिखारी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं ठाकुर परिवार की बहू बनूंगी, किसी गरीब की नहीं।
फिर वाणी वहाँ से चली जाती है और छाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं वाणी कि मैं भी आशुतोष से प्रेम करती हूँ, लेकिन वह सिर्फ तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए मैंने कभी अपने दिल की बात उससे कही नहीं। छाया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। उधर आशुतोष रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहाँ से चला जाता है। समय बीतता जाता है। अगली सुबह वाणी और छाया अपने पिता के साथ बैठी होती हैं। तभी आशुतोष अपने पिता ठाकुर के साथ वहाँ पहुँचता है। ठाकुर को देखते ही रघु दौड़कर उनकी ओर बढ़ता है। ठाकुर साहब, प्रणाम प्रणाम। बताइए, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपने बेटे आशुतोष की शादी तुम्हारी बेटी छाया से करना चाहता हूँ। या आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? आपका बेटा तो मेरी बड़ी बेटी वाणी से प्रेम करता था ना? हाँ, मैं वाणी से प्रेम करता था, लेकिन उसे सिर्फ धन दौलत से मतलब है। ऐसी लड़की को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता जिसकी नजरों में मेरी कोई कदर ही ना हो। तभी वाणी दौड़ती हुई वहाँ आती है। ये क्या हो रहा है आशुतोष? तुम अपने पिताजी के साथ? तुमने तो कहा था कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया है, फिर ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था वाणी। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे सच में प्रेम करती हो या सिर्फ मेरे धन और हैसियत से। लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। मेरे पिताजी जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। नहीं आशुतोष, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। नहीं बेटी, ठाकुर परिवार की बहू ऐसी नहीं हो सकती जिसे सिर्फ धन का लालच हो। हमें छाया जैसी संस्कारी और नेक लड़की चाहिए। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी समाज में ठीक नहीं मानी जाती। ये फैसला मैंने और पिताजी ने कर लिया है। हम ठाकुर हैं और जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। छाया, तुम मेरे साथ चलो। छाया कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जीवन अब किस मोड़ पे आ गया है? बेटी डर मत, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुमने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हें हमारे घर की बहू बनने योग्य हो। ठाकुर छाया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चलिए पिताजी, अब चलते हैं। आशुतोष, ठाकुर और छाया वहाँ से चले जाते हैं। पीछे रघु, सुजाता और वाणी स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आशुतोष मुझे इस तरह छोड़ देगा। उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं पहले ही कहती थी बेटी, थोड़ा संभल कर रहो, लेकिन तुम उसकी बातों में आ गई। देखो, आज वही लड़की हवेली की बहू बन गई जिसे तुम तुच्छ समझती थी। हे भगवान, मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वाणी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रघु और सुजाता परेशान होकर अंदर आकर बैठ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ठाकुर छाया को अपने साथ ले गया, और अगर वह आदमी वापस आ गया जिसने हमें बच्ची दी थी तो? हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। सिर्फ 1 महीना बचा है 20 साल पूरे होने में। पता नहीं आगे क्या होगा। वह आदमी आएगा भी या नहीं। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। केशव सामने खड़ा होता है। उसे देखकर रघु और सुजाता घबरा जाते हैं। अब वक्त आ गया है। 20 साल पहले जो बच्ची मैंने तुम्हें दी थी, अब मुझे वापस चाहिए, और जैसा वादा किया था उतना धन भी तुम्हें मिलेगा। मैंने उसे 20 साल तक पाला है। मुझे पूरी रकम चाहिए। 1 पैसा भी कम नहीं चलेगा। फिक्र मत करो, तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे। बस बच्ची मुझे सही सलामत मिलनी चाहिए। ठीक है, हमें मंजूर है। केशव वहाँ से चला जाता है। आखिर यह बच्ची है कौन? इसका रहस्य क्या है? जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें बस पैसा चाहिए, पूरा पैसा। हाँ, हमने भी उसे पालने में बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी वह ठाकुर के साथ चली गई है। पहले मैं इस आदमी का पीछा करता हूँ,
सच जानने के लिए। रघु चुपचाप केशव का पीछा करता है और थोड़ी देर में राजमहल पहुंचता है। यह तो राजमहल के अंदर गया। जरूर कोई बड़ा राज है, मुझे सच जानना ही होगा। रघु चोरी छिपे महल के अंदर घुस जाता है। क्या खबर है? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक तो है ना? हाँ महारानी, सब ठीक है। मैंने उनसे कह दिया कि अगले महीने राजकुमारी को आपको सौंप दिया जाएगा। इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिल पाऊंगी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रानी महिमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूर छिपा रघु सब सुन लेता है। ए भगवान, छाया तो राजकुमारी है। हमने कितनी बड़ी सच्चाई छिपा रखी थी। रघु जल्दी से घर लौट आता है। क्या हुआ? तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। मैं जो बताने वाला हूँ सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या बात है, जल्दी बताओ। छाया कोई साधारण लड़की नहीं है, वह राजमहल की राजकुमारी है। मैंने खुद रानी को कहते सुना कि वह उसकी बेटी है। राजकुमारी मतलब अपार धन। ये तो हमारे लिए सोने की खान है। अब इसका सही फायदा उठाना होगा। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? क्यों ना हम असली राजकुमारी की जगह अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर भेज दें और छाया को रास्ते से हटा दें। तुम कैसी बातें कर रही हो? वे लोग हमारे घर की पूरी जानकारी निकाल चुके होंगे और रानी माँ ने अपनी इकलौती राजकुमारी हमें सौंपी है, तो जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। बस मेरी बात मानो, फिर देखना मेरी बेटी राजकुमारी बन जाएगी। उसके बाद हम सब कितने धनी हो जाएंगे। रानी तो हमें बस थोड़ा सा धन देगी, लेकिन ऐसे में हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। पूरा महल का खजाना हमारा ही होगा। लेकिन यह नहीं हो सकता। तुम्हें याद है ना, छाया के हाथ पर जो शाही निशान है, मैंने कई बार उस निशान पर गौर किया है। वह एक राजकुमारी का चिन्ह है। अगर हम अपनी बेटी को राजकुमारी बनाएंगे तो वैसा निशान उसके हाथ पर कैसे आएगा? यह नामुमकिन है। दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं दूर खड़ी वाणी ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो वह एक राजकुमारी है। उसने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी। यही सही मौका है, मुझे उससे बदला लेना है। फिर वाणी घर से निकल पड़ती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वाणी हर कोशिश करती है, लेकिन वो छाया के नजदीक नहीं पहुंच पाती। मैं कई दिनों से ठाकुर की हवेली जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ठाकुर के आदमी मुझे दरवाजे से ही भगा देते हैं। मैं किसी तरह छाया को अपने रास्ते से हटाकर उसकी जगह ले लूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाणी परेशान होकर घने जंगल से गुजर रही होती है। तभी वो देखती है कि आशुतोष और छाया सामने से आ रहे होते हैं। अरे चलो, मिल गया सही मौका। मैं कई दिनों से यही सोच रही थी और आज ये खुद ही मेरी तरफ आ रहा है। चलो जल्दी से इसे अपनी मीठी बातों में फंसा देती हूँ। फिर वाणी छाया के पास पहुँचती है और रोने का नाटक करने लगती है। छाया, तुमसे मिलने कितने दिन हो गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ और मेरी पत्नी से दूर रहो। आशुतोष, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं धन के लालच में तुम्हें ठुकरा बैठी, लेकिन ये मेरी बहन है और हम चाहे कितना भी लड़ते झगड़ते हो, फिर भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुझे अपनी बहन से बहुत सारी बातें करनी है। नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी के साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नकारात्मक सोच मेरी पत्नी पर असर डाले। चलो छाया, हम चलते हैं। देखिए जी, ये मुझसे इतने प्रेम से बात कर रही है, तो मुझे थोड़ी देर इससे बात कर लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बात कर लो, लेकिन अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जी, मैं ध्यान रखूंगी। फिर आशुतोष वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तो ये गर्भवती है। चलो एक ही बार में सब खत्म कर दूंगी। वाणी धीरे से छाया का हाथ पकड़ लेती है। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना?
हाँ चलो ना, हम उसी तालाब के किनारे बैठकर बातें करते हैं जहाँ से बचपन में हम पानी भरते थे। ठीक है, क्यों नहीं, चलते हैं। चलो हम तालाब में नहाते हैं, बहुत दिन हो गए कभी साथ में नहीं नहाए। तुम तो जानती हो मैं और आशुतोष अभी वैद्य मंदिर से आ रहे हैं। मैं 2 महीने की गर्भवती हूँ और इस हालत में तालाब में नहाना ठीक नहीं होगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं नहाने जा। वाणी पानी में उतरकर नहाने लगती है और अचानक छाया का हाथ पकड़कर उसे भी तालाब में खींच लेती है। ये पानी कितना ठंडा और साफ लग रहा है। थोड़ी देर बाद वाणी और छाया हंसते खेलते तालाब में नहाने लगते हैं। तभी अचानक वाणी छाया का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबो देती है और खुद तालाब के बाहर आ जाती है। अभी हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गई। अब इसका जो कुछ भी था वह सब मेरा होगा। फिर वाणी जल्दी जल्दी घर लौट आती है। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। मैंने छाया को रास्ते से हटा दिया, अब मैं उसकी जगह लूंगी। यह तुमने क्या कर दिया बेटी, वह राजकुमारी है। अगर किसी को पता चल गया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेटी ने बिल्कुल सही किया है। अब उस राज्य की राजकुमारी मेरी बेटी बनेगी। कल सुबह ही हम उसे राजमहल लेकर चलेंगे। लेकिन अगर सच सामने आ गया तो? कैसे आएगा? उस आदमी ने मासूम बच्ची हमें दी थी और इतने सालों में ना तो उसने कभी उसे देखने की कोशिश की और ना ही उसकी खोज खबर ली। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। तीनों परेशान होकर सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही आशुतोष घर पहुंच जाता है। वाणी, बाहर आओ। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी पत्नी कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? वह तुमसे मिलने के बाद हवेली वापस नहीं लौटी। मुझे नहीं पता, थोड़ी देर बात करने के बाद वे खुद ही चली गई थी। झूठ मत बोलो, जरूर तुमने मेरी पत्नी के साथ कुछ किया है। आशुतोष, मानती हूँ कि मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन के साथ गलत करूंगी। वाणी फूट फूट कर रोने लगती है और आशुतोष वहाँ से चला जाता है। चलो, मैंने अच्छा नाटक किया। इतने में पीछे से सुजाता और रघु आ जाते हैं। बेटी, हम बच गए। नहीं पिताजी, आप क्या समझते हैं कि मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी हूँ? चलो, हमें राजमहल जाना होगा। फिर तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और राजमहल पहुँचते हैं। आओ आओ, चलो तुम्हें रानी के पास ले चलते हैं। फिर केशव उन तीनों को रानी के पास ले जाता है। बताओ, क्या यही बच्ची है जिसे मैंने तुम्हें सौंपा था? हाँ महारानी, यही वो बच्ची है जिसे आपने मुझे सौंपा था। मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से इसकी परवरिश की है। केशव, इसके हाथ पर निशान देखो। निशान देखकर ही पता चल जाएगा कि ये हमारी राजकुमारी है। फिर केशव उसके हाथ का निशान देखता है। हाँ महारानी, बिल्कुल वही निशान। यानी ये हमारी राजकुमारी है। चलो, अच्छा हुआ कि मैंने नकली निशान बनवा लिया दुकान पर। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं असली राजकुमारी नहीं हूँ। तुमने मेरी बेटी की बहुत अच्छी से परवरिश की है, इसलिए अब तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा। फिर केशव एक थैली में सोने के सिक्के लाकर रघु को दे देता है और रघु व सुजाता राजमहल से निकल जाते हैं। सुजाता, देखो, हमने इतनी मेहनत से राजकुमारी को पाला और सिर्फ इतना ही सिक्का मिला। अच्छा हुआ मेरी बेटी राजमहल में चली गई। अब तो हमें रोज सिक्का मिलेगा। हाँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही एक दिन वाणी आधी रात को उठती है। चलो, अब जल्दी से जाकर बहुत सारा धन निकाल दूंगी और इकट्ठा करके अपने माँ पिताजी को दे दूंगी। फिर वाणी आधी रात में खजाने वाले कक्ष में जाती है और वहाँ से धन निकालकर
अपने कक्ष में लौट रही होती है कि तभी केशव उसे देख लेता है। अरे, ये राजकुमारी भला धन क्यों चुरा रही है? ये सारा धन तो उसी का है, फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? मुझे ये बात जाकर महारानी को बतानी चाहिए। फिर केशव रानी महिमा के पास आता है। क्या हो रहा है? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रानी माँ, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। मैंने राजकुमारी वाणी को खजाने वाले कक्ष से खजाना चोरी करते हुए देखा। क्या राजकुमारी मेरा खजाना चोरी करेगी? पर ये सारा तो उसी का है। महारानी, मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर वो खजाना क्यों चुरा रही हैं। जरूर कोई बड़ी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। केशव, तुम इसकी पूरी जांच पड़ताल करो। केशव वहां से चला जाता है और ऐसे ही रोज राजकुमारी वाणी राजमहल से चोरी छुपके धन चुराकर अपने माँ पिताजी के पास ले जाती है। बेटी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? देखिए, मैंने इतना सारा धन चुराया है, अब आप लोग भी धनी हो जाएंगी। अरे, जिससे तुम जैसी बेटी मिली हो उसकी क्या कमी होगी। अब जल्दी जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर वाणी वहां से चली जाती है और दूर से छुपा आशुतोष ये सारी बातें देख रहा होता है। अच्छा, तो ये लोग खेल खेल रहे हैं। कई दिनों से मैं इन पर नजर रख रहा था। ये राजकुमारी बन गई और अपने पिता को धन चुरा कर दे रही है। जरूर कुछ बड़ा राज है। इन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ जरूर कुछ बड़ा कांड किया है। मुझे सब पता करना होगा। फिर आशुतोष परेशान होकर वहां से निकल जाता है और साधु महाराज की कुटिया में पहुंचता है। बताओ, कैसे आना हुआ? साधु महाराज, मुझे मेरी पत्नी की जानकारी चाहिए। मेरी पत्नी कहाँ है और किस हालत में है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जिसे तुम पत्नी समझ रहे हो वो तुम्हारी पत्नी ही नहीं बल्कि इस राज्य की असली राजकुमारी है। उसे सिर्फ वो लोग पाल पोस रहे थे। पर ये कैसे? एक राजकुमारी होकर साधारण घर में क्यों? इसका मतलब? देखो, वो राज परिवार की बेटी है। राजा पहले ही मर चुके थे। रानी ने राजकुमारी को गरीबों वाली जिंदगी में इसलिए दिया ताकि वो संघर्ष करे, एक कुशल योद्धा बने और अपने राज्य को सही दिशा में ले जा सके। अगर वो राजमहल में आराम से रहती तो घमंडी बन जाती, लेकिन गरीबी और संघर्ष में रहकर वो गरीबों का दर्द समझेगी और सबका दुख महसूस करेगी। इसलिए रानी माँ ने ये फैसला किया। पर अभी छाया कहाँ है? वाणी ने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अभी भी जीवित है। वह तालाब की दुनिया में है, क्योंकि उसे मारना इतना आसान नहीं। उसके पूर्वज नेक आत्मा से भरे थे। उनकी सभी आत्माओं ने मिलकर राजकुमारी छाया की रक्षा की है। तुम उसी तालाब में जाओ और अपने खून की बूंदें उसमें डालो। इससे आत्माओं को विश्वास हो जाएगा कि तुम उसके पति हो और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी को जरूर वापस लेकर आऊंगा। फिर आशुतोष तालाब के किनारे पहुंचता है। छाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सही सलामत बाहर निकाल लूंगा। आशुतोष पास रखे पत्थर से अपनी हथेली काटता है और उसका खून तालाब में गिर जाता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और नेक आत्माओं की शक्ति से छाया बेहोशी की हालत में तालाब से बाहर आ जाती है। मेरी छाया, तुम ठीक हो ना? तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम अपनी पत्नी को लेने आओ। मुझे मेरी पत्नी चाहिए। मैं उसे न्याय दिलवाऊंगा। जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उससे बदला लूंगा। हाँ, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसे खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम सभी आत्माओं ने अपनी शक्ति से इसे बचा लिया। अब तुम जाओ और इसे उसका सही स्थान दिलवाओ। जी, आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मैं इसे सही सलामत घर ले जाऊंगा। तभी तेज रोशनी फैलती है और नेक आत्मा वहां से चली जाती है। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छाया सुनो, सारी बात मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही आशुतोष सारी बातें बताता है, छाया फूट
फूट कर रोने लगी। क्या मैं राजकुमारी हूँ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया। चलो हम राजमहल चलते हैं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तुम्हारी बहन को उसकी सजा दिलानी होगी। आशुतोष छाया को लेकर राजमहल पहुंचा। ये क्या? ये लड़की कौन है? फिर आशुतोष सारी सच्चाई बताता है। पर ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ पर भी वही निशान है। रानी महिमा छाया के हाथ पर निशान देखने लगती है। महारानी, ये सच है। यही वो निशान है, यानी इन दोनों में से कोई एक असली है। इतने में वाणी वहां आ जाती है। ये कैसे बच गई? मैंने तो इसे मारकर तालाब में फेंक दिया। ये कैसे संभव है? राजकुमार वाणी, इधर आओ और साफ साफ बताओ, इन दोनों में से कौन सा निशान नकली है? नहीं, ये निशान मेरे जन्म से ही है। मेरा निशान नकली नहीं है। और वानी, तुम्हारे हाथ में पहले ये निशान नहीं था। नहीं, मेरा निशान ही असली है। अभी सच सामने आ जाएगा। सैनिकों, जाओ और आग लेकर आओ। जो निशान नकली होगा वो मिट जाएगा, जो असली होगा वो बना रहेगा। ऐसा मत करो, मेरे हाथ जल जाएंगे। मेरा निशान नकली है। ये क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तुम्हारे पिता ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला। हाँ महारानी, और मैं देख रहा था ये कई दिनों से धन चुराकर अपने माता पिता को दे रही है। केशव, जाओ और इसके धोखेबाज माता पिता को तुरंत यहाँ लेकर आओ। थोड़ी देर में सुजाता और रघु को पकड़कर वहां लाया जाता है। यह क्या? छाया जिंदा है? यह कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने लालच में मेरी बेटी को मारने की कोशिश की और अपनी बेटी को मेरी राजकुमारी बनाकर राजमहल में बैठा दिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महारानी, हमें माफ कर दीजिए। हम लालच में आ गए थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपराध की कोई माफी नहीं होती। सैनिकों, इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिक तीनों को पकड़कर ले जाने लगे। नहीं, ऐसा मत करो। भले ही इन लोगों ने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन ये मेरी बहन है और यही मेरे माता पिता हैं। मैं उन्हें सजा होते हुए नहीं देख सकती। बचपन से मैंने इन्हीं दोनों को अपने माता पिता माना है। ये मेरी असली राजकुमारी है। यही मेरी बेटी है। मैंने इसे सही दिशा में पालने के लिए गांव में दिया था और आज मेरी बेटी पूरी तरह योग्य और समझदार बन चुकी है। मैं तुम तीनों को माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी बेटी का दिल भी नहीं तोड़ सकती। तुम्हारे बुरे कर्मों के बावजूद मेरी बेटी ने ये फैसला लिया है। इसलिए आज से तुम दोनों इस राज्य से बाहर नहीं जाओगे। बाहर चले जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रघु हाथ जोड़कर छाया के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ कर दे बेटी। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने हमें माफ करके एक मौका दिया। मुझे माफ कर दो छाया। मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, फिर भी तुमने हम सबको माफ कर दिया। अब मैं तुमसे नजर मिलाने लायक भी नहीं हूँ। वानी, तुमने मुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना और दिल से ये रिश्ता निभाया है। इसीलिए मैं तुम्हें सजा होते हुए नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह माफ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस वक्त तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी उस वक्त मैं गर्भवती थी। फिर छाया वहां से चली गई और रघु, सुजाता और वाणी भी वहां से चले गए। ये क्या मेरी बेटी गर्भवती है? ये सब क्या हो रहा है बेटी? हाँ माँ, मैं गर्भवती हूँ और ये आशुतोष है मेरे पति और मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मैंने इनसे शादी कर ली है। कोई बात नहीं बेटी, मेरी यही इच्छा थी कि तुम इस राज्य का उत्तराधिकारी गरीबी और संघर्ष में पल कर बड़ा हो, ताकि ये राज्य सही हाथों में जाए। मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। माँ, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं आपकी असली राजकुमारी हूँ और आज मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। छाया रानी महिमा के गले लग गई
और उसके बाद छाया राजकुमारी बनकर आशुतोष के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।